दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों हम साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। हमारा जो साइंस का पेपर है पेपर 6, उसके सिलेबस में फिजिक्स, और फिजिक्स में है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो आज हम इसको देखेंगे कि ये होता क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। एक्चुअली क्या है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट 1 एक ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। ब्रह्मांड में कहीं पर भी कोई दो ऑब्जेक्ट है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, किसी वस्तु के गुरुत्व बल के द्वारा, किसी वस्तु के गुरुत्व बल के द्वारा, गुरुत्व बल ग्रेविटी के द्वारा अन्य पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है वो किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, किसके कारण? गुरुत्व बल के कारण, ग्रेविटी के कारण। तो कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो जो उस वस्तु का ये गुण होता है, किसी वस्तु के गुरुत्व बल के द्वारा अन्य पिंडों को आकर्षित करने का जो गुण होता है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। वस्तु का वह गुण ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद होता है। पूरे यूनिवर्स में वस्तु कहीं पर भी है, उसके अंदर ये गुण होता है कि वो दूसरी वस्तु को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, जिस फोर्स को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये जो बल होता है, वस्तु का ये जो गुण होता है, ये जो क्वालिटी होती है वस्तु का, वह गुण ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद रहता है एवं कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। यूनिवर्सल होता है ये, मतलब पूरे यूनिवर्स पे हर जगह कार्य करता है, ठीक है। अब न्यूटन के 3 नियम तो आपने पढ़े थे, गति के नियम। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम। तो उन 3 नियमों से ये अलग है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये न्यूटन ने दिया था 1686 में। ये उनकी बुक का नाम था फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इसको शॉर्ट में अधिकतर बुक्स में द प्रिंसिपिया लिखा हुआ है, तो द प्रिंसिपिया भी आप लिख सकते हो या पूरा नाम भी लिख सकते हो, फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ठीक है। तो ये न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। इस नियम को अब हम देख लेते हैं क्या है। विश्व के प्रत्येक पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करता रहता है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, जो मैं ऊपर बताया था कि प्रत्येक वस्तु, ये वस्तु 1 है, ये वस्तु 2 है, तो जो इनके सेंटर होते हैं, सेंटर के अलोंग जो लाइन होती है, तो ये जैसे ये है ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ऐसे ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। तो एक फोर्स होता है, जैसे फोर्स 1 पे लगा ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2, तो इसको हम F12 लिख देते हैं, जो वस्तु 1 पे लगता है वस्तु 2 के कारण, ठीक है। तो इसको हमने F12 लिख दिया। ऐसे ही F2 पर एक फोर्स लगता है 1 के कारण, वस्तु 2 पर वस्तु 1 के कारण एक फोर्स लगता है। तो ये दोनों फोर्स परिणाम में इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, परंतु इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इनको ऐसे लिखा जाता है F12 फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू माइनस F21 फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 1। तो ऐसे मतलब ये क्या है कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है परंतु डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो F12 इक्वल टू माइनस F21 लिखते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। न्यूटन से पहले एक ब्रह्मगुप्त हुए, इंडियन थे ब्रह्मगुप्त। इन्होंने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ये क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में पूछा भी गया 1-2 बार पीसीएस में। तो इनका नाम था ब्रह्मगुप्त। इन्होंने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, ठीक है। तो अब जो मैं आपको बता रहा था, जैसे ये है ऑब्जेक्ट 1, इसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो है m1। ये है ऑब्जेक्ट 2, इसका द्रव्यमान है m2। इनके सेंटर को हमने ये मिला दिया, सेंटर को, ठीक है। इन पे ये एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो ये
इस डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो ये F12 F21 जो मैं आपको ऊपर बताया था, F21 इक्वल टू माइनस F12, तो जो ये फोर्स है जो ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 को ऊपर लगा रहा है, ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 को आकर्षित कर रही है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 को आकर्षित कर रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, परंतु इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इनका द्रव्यमान हो गया m1 और m2, इनके बीच की डिस्टेंस है, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, ये इनका सेंटर है, तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है। तो जो इनके बीच में ये गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 और m2 के गुणनफल के, मतलब दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम इन दोनों इक्वेशन से, इसको आप इक्वेशन 1 कर लो, इसको आप इक्वेशन 2 कर लो। यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये प्रोपोर्शन का निशान हटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा G, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। जो इनके बीच में ये फोर्स कार्य करता है F1 F12 या F21, तो इसका ये फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये यहाँ पर भी लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये G होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल सार्वत्रिक, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में सेम होता है, इसकी वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अभी मैं ये आपको बताता हूँ कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर कहाँ से आया इसका। तो इसमें आप ये चीज़ समझो कि एक तो ये यूनिवर्सल होता है, ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब जी की वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ये कांस्टेंट रहेगा, यही 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इसकी आप ये देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर कहाँ से आया, इसका मात्रक, जी का जो मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, वो कैसे डेराइव हुआ। तो ये डेराइव हुआ ऐसे, जैसे ये फॉर्मूला आप लो, जी की डायमेंशन हमें देखनी है, एफ का न्यूटन होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, न्यूटन इनटू डिस्टेंस का मीटर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन ये m1 m2 आ गया, अपॉन में द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो ये किलोग्राम स्क्वायर हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, समझ गए ना। और इसकी ये वैल्यू आपको याद कर लेनी है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इसकी आप विशेषताएं देख लो, ये जो बल है जो दो पिंडों के बीच में कार्य करता है, जो दो पिंड एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करते हैं उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो ये विशेषताएं इसकी देख लो, करेक्टरिस्टिक्स ये होती है, एक तो ये केंद्रीय बल होता है, कि केंद्रीय बल क्यों बोलते हैं इसको, कि जो ये इनके सेंटर्स को, इनके केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, ये इसके अलोंग दिस लाइन ये कार्य करता है, ठीक है। जैसे ये वस्तु इस वस्तु को ऐसे भी तो अट्रैक्ट कर सकती थी कि ऐसे अट्रैक्ट कर लेती या ऐसे अट्रैक्ट कर लेती, पर ऐसे अट्रैक्ट नहीं करती है। जो एक लाइन है जो इनके सेंटर्स को मिलाती है, इस लाइन के अलोंग ही ये इसको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। इसलिए इसको केंद्रीय बल बोला जाता है, कि इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के सापेक्ष कार्य करती है, ठीक है। तो समझ गए आप इसको केंद्रीय बल क्यों बोलते हैं। इसको केंद्रीय बल इसलिए बोलते हैं कि m1 m2 को, जो m1 द्रव्यमान है ये m2 को इस लाइन के अट्रैक्ट या इस लाइन के अलोंग या इस लाइन के अलोंग या इस लाइन के अलोंग अट्रैक्ट नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो इनके सेंटर को मिलाने वाली रेखा है इसी के अलोंग अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही m2 m1 को इसी लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करती है, इसलिए इसको केंद्रीय बल बोलते हैं, ठीक है। माध्यम पर निर्भर नहीं करता। माध्यम पर क्यों नहीं निर्भर करता, क्योंकि जी
यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो द्रव्यमान तो सेम है ही, m1 m2, उनके बीच की डिस्टेंस भी सेम है, किसी भी मीडियम में जाओ तो फिर ये फोर्स भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। थर्ड है आकर्षण बल। ये आकर्षण बल होता है, एक दूसरे को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। इस फोर्स से दो वस्तुएं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये आकर्षण बल होता है, इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता है। जैसे दो आवेश होते हैं, दो अपोजिट आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और दो अपोजिट आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर सेम आवेश होते हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसमें ग्रेविटेशन के केस में ऐसा नहीं होता है। ग्रेविटेशन के केस में दो मास एक दूसरे को केवल अट्रैक्ट करते हैं, तो ये आकर्षण बल होता है, ठीक है। आकर्षण बल होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। पॉइंट मासेस पर कार्य करता है। पॉइंट मासेस पर कार्य का मतलब हुआ कि छोटे छोटे मासेस पर कार्य करता है। जैसे ये m1 है, ये m2 है, छोटा मास है, तो ये एक दूसरे पर कार्य करता है, सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। पॉइंट मासेस पर, केवल पॉइंट मासेस पर कार्य करता है। जैसे अर्थ है, अर्थ बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है एक, ऐसे सन है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, पर अर्थ और सन के बीच में ये कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण बल, ये F सिग्निफिकेंट होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये इतने बड़े ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी पॉइंट मासेस की तरह रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए पॉइंट मासेस की तरह कार्य करते हैं। तो अर्थ और सन के बीच में भी ये सिग्निफिकेंट होता है। अब अगर हम अर्थ और सन को पास पास ले आए, जैसे ये अर्थ है, ये सन, इसको हम बहुत ही कम डिस्टेंस पे ले आए, ठीक है, तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, मतलब ये कार्य नहीं करेगा। तो ये केवल पॉइंट मासेस पर कार्य करता है, ठीक है। और अगर कोई बहुत बड़े मासेस है, अगर उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इतनी डिस्टेंस है कि वो पॉइंट मासेस की तरह रिएक्ट करना स्टार्ट करे, मतलब बहुत छोटे प्रतीत हो डिस्टेंस के कंपैरिजन में, डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होगी उनके बीच में, तो तब भी ये कार्य करता है, जैसे अर्थ और सन के बीच में सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। अब अगला आया न्यूटन की गति का तृतीय नियम, आपने पढ़ा होगा, गति का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। तृतीय नियम में क्या था? तृतीय नियम में था कि जो बल होता है वो किसी वस्तु पर, जैसे क्या है कि जैसे नाव चलाते हैं, ठीक है, ये नाव है, जो नाव चलाने वाला होता है तो वो अपना जो उसके पास एक चाकू होता है ना, उससे पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तो पानी भी एक इक्वल फोर्स लगाता है आगे की ओर, ये है नाव, बोट। तो जब वो चाकू से नाव पानी को पीछे की ओर धकेलता है तो पानी आगे की ओर एक फोर्स लगाता है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होती है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है परंतु डायरेक्शन अपोजिट होती है। ऐसे ही जब बंदूक से गोली चलाते हैं, बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली पर एक फोर्स लगाती है बंदूक आगे की तरफ, और बंदूक इंसान के कंधे पर लगा के गोली चलाता है ना आदमी, तो कंधे पर एक फोर्स लगाता है, तो जिस फोर्स से गोली आगे की तरफ जाती है उतना ही फोर्स वो कंधे पर डालती है बंदूक। तो ये भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स न्यूटन की गति का तृतीय नियम पर ही आधारित होता है। तो यहाँ पर भी ये जो फोर्स है F12 इक्वल टू माइनस F21, मतलब जो ऑब्जेक्ट 1 पर ऑब्जेक्ट 2 की वजह से जो ये फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट 1 पर, मतलब ऑब्जेक्ट 2 जो ऑब्जेक्ट 1 को अट्रैक्ट कर रही है, ये फोर्स, और ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 को अट्रैक्ट कर रही है F21, ये, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार होता है कि एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब दिशा अलग अलग है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, परंतु इनका मैग्नीट्यूड, परिमाण बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी इसकी एक विशेषता हो गई। अब आगे मैंने विशेषताओं को वैसे भी अलग से दिया है, जैसे गुरुत्वाकर्षण की विशेषताएं, जो वस्तुएं एक दूसरे को, दो वस्तुएं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करती है उस फोर्स की
क्या क्या विशेषताएं होती है। तो वो एक तो केंद्रीय बल होता है, दूसरा माध्यम पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, पूरे यूनिवर्स में जी की वैल्यू समान होती है। और आकर्षण बल होता है, अट्रैक्ट करती है दो वस्तुएं एक दूसरे को, तो ये आकर्षण बल होता है। ठीक है, पॉइंट मासेस पर कार्य करता है, पॉइंट मासेस पर मतलब छोटे छोटे मासेस पर कार्य करता है। पर अगर जैसे बहुत बड़े मासेस है, जैसे अर्थ है और सन है, और बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर है, ठीक है, करोड़ों किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, अरबों किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो तब भी वो पॉइंट मासेस की तरह रिएक्ट करते हैं जैसे अर्थ और सन है, तो उनके बीच में भी ये सिग्निफिकेंस होता है। ये न्यूटन का गति का तृतीय नियम बराबर, ये दोनों फोर्स जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, वस्तु 1 वस्तु 2 को अट्रैक्ट कर रही है, वस्तु 2 वस्तु 1 को अट्रैक्ट कर रही है, तो जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रही है वो दोनों फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, वो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, दिशा में अपोजिट होते हैं। ठीक है, बहुत भारी वस्तुओं के मध्य ही महत्वपूर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे क्या है कि मैं हूँ, ठीक है, मैं एक इंसान हूँ, एक पर्सन हूँ, एक दूसरा पर्सन ये है पर्सन 2, तो हम दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से, किसी फोर्स से हम ऐसे अट्रैक्ट, ये सेंटर है इसका, ये मेरा सेंटर है, ये दूसरे व्यक्ति का सेंटर है, मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार। तो जब ये हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं परंतु हम एक दूसरे से चिपक नहीं रहे हैं, परंतु हम एक दूसरे से चिपक नहीं रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो मैं आपको फॉर्मूला बताया था F=G m1m2 अपॉन r स्क्वायर, तो g की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मान लिया मेरा वेट है 70 kg, एक दूसरा व्यक्ति है उसका वेट है 65 kg, और हम दोनों 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो यहाँ 5 मीटर आ जाएगा। तो ये जो g की वैल्यू है ये इतनी कम है, ये देखो ना आप 10⁻11, इसको हम अगर नीचे लेके जाएंगे अपॉन 10⁻11 तो ये बहुत ही कम हो जाएगा फोर्स। g की वैल्यू देखो आप कितनी कम है, 6.67 इंटू 10⁻11, 6.67 को आप 10⁻11 से डिवाइड करोगे तब g की वैल्यू आएगी एग्जैक्ट। तो वो इतनी कम है कि हमें कि ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे से चिपकती नहीं है। जो मैं था पर्सन 1, एक दूसरा पर्सन था, तो हमें एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का, क्योंकि द्रव्यमान बहुत कम है, मेरा 70 kg है उसका 65 kg है, तो हम लोग का द्रव्यमान बहुत kg है, बहुत कम है, उसके कंपैरिजन में g की वैल्यू भी बहुत कम है 10 टू द पावर। तो ये जो F फोर्स होता है ये इतना कम होता है कि ये दोनों आदमी, मैं और वो दूसरा व्यक्ति, एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। ठीक है, परंतु एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो जो बहुत ही भारी वस्तुएं होती हैं जैसे अर्थ है, सन है, उनके बीच में ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अर्थ का द्रव्यमान और सन का द्रव्यमान, ये जो हो गया, मान लिया यहाँ पे, एक सेकेंड मैं इसको मिटा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ये है 6.67 इंटू 10⁻11। अब जैसे m1 m2, m1 मान लिया अर्थ का द्रव्यमान है और ms सन का द्रव्यमान है, अपॉन r का स्क्वायर, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस। तो जो ये द्रव्यमान है अर्थ का ये इतना ज़्यादा है, या सन का जो द्रव्यमान है ये इतनी बड़ी वस्तुएं हैं कि ये इसके कंपैरिजन में 6.67 इंटू 10⁻11 के कंपैरिजन में उच्च कोटि के हैं। तो ये उच्च कोटि के हैं तो ये फोर्स काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल का बल सिग्निफिकेंट होता है बहुत भारी वस्तुओं के मध्य। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये जो अपना पूरा ब्रह्मांड है, ये 8 ग्रह है जो सूर्य का के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उसका रीजन भी ये गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। ठीक है, तो ये केवल और केवल बहुत भारी वस्तुओं के मध्य ही सिग्निफिकेंट होता है।
ठीक है। हल्की वस्तुओं के मध्य सिग्निफिकेंट नहीं होता है, क्योंकि हल्की वस्तुओं के मध्य जी की वैल्यू कम होने की वजह से इसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि वे दोनों वस्तुएं आपस में चिपकती नहीं है। ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे जी, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, जी को देखेंगे और जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, इक्वेटर पर कितनी होती है, पोल्स पर कितनी होती है, तो वो सब हम जी और जी की वैल्यू में कैसे परिवर्तन होता है, अगला लेक्चर हम इस पर देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।